नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। महंगाई, बेरोजगारी, नाकामी, बेदर्द ज़माना, पापा की उम्मीदें, भाई बहनों की शादियां, माँ का रखा गिरवी गहना, करियर, कोचिंग, कुछ पूरा कुछ अधूरा सपना। एक आदमी की ये जो बड़ी सी दुनिया है, इसके इकलौते वारिस हैं अमित भड़ाना। नाम जानते होंगे आप। कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, एक्टर हैं, बहुत कुछ हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में अव्वल सुपरस्टार हैं सोशल मीडिया के। आपका अमित बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू सर। ये जो दुनिया बना लिया आपने, मैंने देखा कि 2017 से लेकर 23 के बीच में अमित भड़ाना हो गए। क्या करते हैं आप, कैसे किया आपने? सर मैं सच बताऊं तो आपको मैं डेस्टिनी का बहुत बड़ा पार्ट मानता हूं। हमेशा कि आपकी सक्सेस भी और जब अगर नाकामयाबी मिल रही है तो उसमें डेस्टिनी का बहुत अहम है, क्योंकि डेस्टिनी कहीं ना कहीं बनती है कर्म से। तो मैं डेस्टिनी का पार्ट मानता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हम तो आते भी ऐसी जगह से हैं जहाँ सिनेमा की बात भी नहीं होती है, एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। लास्ट फिल्में शोले देखी हैं जिन्होंने, टीवी पर आ रही हैं तो बस टीवी पर देख रहे हैं। थिएटर में कभी मेरे चाचा जी, पिताजी, माता जी, दादी जी, कभी किसी का जाना ही नहीं हुआ, कहीं कभी गए नहीं, इतना इंटरेस्ट ही नहीं रहा। फिर उस जगह से मैं कैसे निकला हूँ, कैसे आया हूँ, मुझे भी नहीं पता। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये डेस्टिनी है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अमित मेरे सामने बैठे हुए हैं। यूट्यूब पर जाएंगे तो इनके फॉलोअर्स कितने हैं, अंदाज़ा लगाइए आप, 2.5 करोड़। अगर आप इंस्टा पे जाते हैं, 90 लाख से ज़्यादा। हिंदुस्तान के बाहर एक बड़ी आबादी है जो अमित के वीडियोस देखती है, इनको फॉलो करती है, और वो आम आदमी की ज़िंदगी के आसपास घूमती फिरती सी है। ये जो आप कंटेंट उठाते हैं, स्टोरी उठाते हैं, ये कैसे उठाते हैं? पूरी तरीके से खाँटी मिडिल क्लास की कहानियाँ होती हैं, और हम जो रोज़ देखते हैं, अमित बस उसको लेकर के अपने कंटेंट में आ जाते हैं। ये कैसे संभव होता है? मैंने जिया है सर, वो वास्तविकता ये है कि मैंने जिया है। तभी मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि ये तरीका नहीं है, मतलब तरीका थोड़ा आपको कूल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जनरेशन, जैसी जनरेशन है उसके हिसाब से चीज़ें करनी होगी, फिर जनरेशन चेंज होगी, फिर आपको उस हिसाब से करनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप जी रहे हैं, जो आपने जिया है, जो आपने देखा है, वो सबसे अच्छा कंटेंट है, और वो हमेशा रिलेटेबल रहेगा एक मिडिल क्लास के लिए। जैसे कि अभी मैं आपसे बात करने लगूं कि एक नाटक आता था शकला का बूम बूम, तो आप कहेंगे अरे हाँ आता था। अब मेरी उम्र का ही जो लड़का है, जो मेरे साथ पढ़ा है या 90s है, तो वो एकदम से बोलेगा अरे भाई हाँ शकला का बूम बूम आता था, हातिम ताई आता था, क्योंकि वो जिया है हमने, उसकी रिलेटेबिलिटी है हमारे पास। तो मुझे लगता है कंटेंट हर तरह का बनता है, हर स्वरूप में बनता है, हर एक उस तरह, जैसे 90s में जिस तरह की फिल्म्स बनती थी। मुझे लगता है कि आप वहाँ से शुरू होंगे जहाँ आप अपने करियर के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो कि जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आपका एक दोस्त है जो आपके साथ कोचिंग का पार्टनर है, कहता है कि यार मैंने अपनी दुकान बंद करनी नहीं होती तो फिर कोचिंग का पैसा हमने कैसे दिया होता। तो वो आपका पार्टनर एक है, 2 लोग और आपके साथ दिखते हैं, तो एक पूरी मंडली आपके दिखती है, और मंडली जो है वो लोगों को बांध के रखती है। ये मंडली यार दोस्त हैं या फिर आपके नाते रिश्तेदार हैं? कहाँ से मंडली खड़ा किया? शुरू में तो अकेले ही मैंने सब कुछ स्टार्ट किया है, बस डिस्कस मैं सबसे करता था। जो साथ के यार दोस्त थे वो सपोर्ट करते थे। फिर जैसे जैसे वीडियोस बननी शुरू हुई तो प्रोफेशनल लोग भी काफ़ी बार हमने हायर किए कि जो प्रोफेशनली एक्टिंग करते हैं। बाकी जो अपनी टीम है, जो अपने इर्द गिर्द लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनका मन है कि यार हाँ एक्टिंग करते हैं, तो वो करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम भी अपना कुछ करते हैं, फिर वो भी अपना कुछ करते हैं। तो हर एक डिफरेंट तरह के लोग हैं, मतलब टीम में परिवार भी है। अच्छा, टीम परिवार तो वाले पहली भी हैं। बात परिवार ही है, पहली तो टीम परिवार ही है। लेकिन टीम बनी कैसे है? टीम में परिवार के भी सदस्य हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं। कुछ पहले से भाई थे, कुछ प्रोफेशनल भाई बन गए, ऐसे ही चलता है सर। ये बताइए, मैं आपके ज़िंदगी में फिर से लौटूंगा। इन दिनों पूरे देश में रामलला की जयकार है। अयोध्या में पूरी अयोध्या सजी धजी सी है, लोग अयोध्या जाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को न्योता मिला है। मेरा अपना अनुमान है कि आप इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं कि आपको भी न्योता मिला होगा। मिला, जाएंगे? जी, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि मेरे माता पिताजी के और मेरे
बड़े बूढ़ों के ऐसे कर्म हैं कि उनकी वजह से मुझे ये मिला है। क्योंकि मैं खुद को तो इतना अभी कर्मशाली नहीं मानता, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मैं पापी आदमी हूँ थोड़ा सा। मेरी दादी जी ने मुझे 6-7 वर्ष की उम्र से ही पूजा पाठ में बहुत लगाया, बहुत उनका बहुत बड़ा रोल रहा। बाबा मोहन राम की तब मैं पूजा किया करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं शुरू से आपको एक जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। तो राजस्थान में टेम्पल है, हम वहाँ जाया करते थे, बहुत ज़्यादा गए। जब मैं कॉलेज के दिनों में आया तो मैं मरघट वाले बाबा हनुमान जी, प्रभु श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम की बड़ी पूजा किया करता था। अब कुछ वर्षों से मैं भोलेनाथ जी के बड़े करीब हूँ। तो मेरी जर्नी में रहा कि बाबा मोहन राम, हनुमान जी, प्रभु श्री राम, भोलेनाथ जी, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रही। धार्मिक आध्यात्मिक आदमी हैं। हाँ, वो मेरा बचपन से ही रहा। मैं इंटरनेट को देख के धार्मिक नहीं बना हूँ। अच्छा, मैं बचपन से ही धार्मिक हूँ। तो अभी मैंने देखा कि कहीं पढ़ा मैंने कि आपने सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की। जी जी। तो इसके पीछे क्या मकसद है? महादेव की पूजा करने के लिए आप चले गए, भगवान राम के यहाँ भी आप जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो उनका बुलावा है। मेरी दादी जी की अचानक एक दिन तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था कि नहीं बच पाएंगी, इनका नहीं हो पाएगा, अब बहुत अंतिम सांस ही चल रही है। तो उन दिनों मैं काम में इतना बिजी था, इतना व्यस्त था। जब मैं दादी को पहली बार मैंने वेंटिलेटर पे देखा, मैं बहुत रोया। मैंने कहा मैं इस दिन के लिए तो नहीं, इतनी मसूरी मुझे चाहिए थी कि मैं कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल में परिवार को भी इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे उनके साथ का आखिरी मोमेंट याद नहीं आ रहा था क्योंकि मैं 2-3 महीने से उनसे नहीं मिला था। तो उन दिनों मैंने भोलेनाथ जी को बहुत सेवा करी, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाए, क्योंकि मैं इतना पढ़ता था कि वो महाकाल जी भी हैं, जिसकी मृत्यु निश्चित है, जिसको जाना है वो उसको भी वापस जन्म दे देते हैं, उनके हाथ में है सब कुछ। मैंने बहुत पूजा करी उनकी और मेरी दादी जी आज बहुत स्वस्थ हैं और उनकी सेहत बहुत अच्छी है। तब से मुझे प्रभु में, क्योंकि मैंने आपको तभी बोला ना कि हम तो पापी हैं, लालची हैं। जो चीज़ें बहुत वर्षों पहले हो जानी चाहिए थी वो अब जाकर मुझे एकदम से एहसास हुआ कि प्रभु की शक्ति क्या है। एहसास पहले से भी है, ऐसी बात प्रभु नहीं की है। शक्ति में आपको विश्वास हुआ जब आपकी दादी बच गई। दादी जी राम मंदिर, भगवान राम, चूँकि आप उस पीढ़ी के हैं जिसने आंदोलन का वो रूप नहीं देखा जो उग्र रूप था, आप बाद में पैदा हुए हैं। जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर को लेकर के आपने अपना कोई अपना सपना, अपनी योजना, अपनी कोई हसरत रही हो कि मंदिर बनता, ऐसा होता, आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है जैसे भारत के बाकी लोगों को लग रहा है? क्योंकि जिन लोगों ने संघर्ष देखा है, जिन्होंने लड़ाई देखी है, उनको तो लगता है, उनको उस बात के साथ रिलेट करते हैं। आप बाद में आए हैं, आप मंदिर आंदोलन को और मंदिर को कैसे देखते हैं? मैं आपको सच बताऊं तो शायद मैं उतना रिलेट नहीं कर पाऊंगा जितना शायद मेरे पिताजी कर सकते थे, या जितना मेरे चाचा जी करते हैं, मेरे दादाजी, दादी जी या मेरे पूर्वज जितना करते हैं, मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। मैं तो हमेशा से एक ही बात पे चलता हूँ कि प्रभु श्री राम सभी के हैं, मेरे ही नहीं, आपके ही नहीं, सभी के हैं, जितने भी हैं वो सभी के हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मतलब वो तो सबको माफ़ कर देते हैं, वो सबको अपनाते हैं। तो अमित, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आपसे बातचीत करके मुझे लग रहा है कि आप धार्मिक हैं, आध्यात्मिक भी हैं, आप लोगों के कष्ट से दुखी होते हैं, जो आदमी गरीब है उसकी मदद कर दें ऐसा आप सोचते होंगे। पैसा आपने बहुत कमाया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अमित बढ़ाना तो बहुत बड़े स्टार हैं, आपको पैसा बहुत कमाते हैं। तो आपके पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपके बिजनेस को बढ़ाने में होता है या फिर आप ऐसा भी काम करते हैं जो आप सोचते हैं? सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल जीरो बिजनेस सेंस वाला आदमी हूँ। मेरे आसपास के जो मेरे भाई हैं वो काम संभालते हैं, मेरा वो काम देखते हैं, मुझे बिल्कुल बिजनेस आइडियाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे जीवन का एक सपना था कि मैं एक तो अपने चाचा जी, दादी जी और माता जी के लिए घर लेना चाहता था। मेरी हमेशा से तमन्ना रही है कि मेरे सगे भाई, मतलब जो मेरा सगा भाई और मेरे चाचा जी के बच्चे, हम जीवन भर साथ रहें, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी साथ थे। तो मैं परिवार को कभी तोड़ते हुए नहीं देखना चाहता। तो मेरा एक सपना था घर लेने का, तो मैंने घर लिया समूचे परिवार के लिए। हाँ, सभी परिवार के लिए, और सबके लिए एक एक फ्लोर बना दी। मैंने कहा चलो सब अपने अपने फ्लोर पे रहो, अब आनंद उठाओ। छोटे भाइयों को, बहनों को मैं बस शौक पूरे कराता हूँ कि आप शौक पूरे करो, गाड़ी का, इधर उधर जाने का। मेरे खुद के कुछ पर्सनल शौक नहीं है, कुछ मेरा बिजनेस का वो नहीं है। साथ में बात आती है कुछ करने की, तो वो मैं बताकर अपने आप को
अपनी जो मैंने चीज़ें कर दी हैं उसको मैं ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो या मैं जानता हूँ भोले बाबा जानते हैं। लेकिन लोग समझ गए होंगे कि दिल्ली में एक आदमी दिल्ली एनसीआर में रह करके परिवार के हर आदमी को एक एक फ्लोर दे देता है, भाई बहनों को गाड़ियां दे देता है, अपने शौक भी पूरे कर रहा है, तो कितना कमा रहा होगा। ये सोशल मीडिया अच्छी बात है, वो टैलेंट आपके भीतर है और दुनिया में लोग आपको देखते हैं। वो तो मुझे लगता है माँ लक्ष्मी की कृपा है मेरे ऊपर की, अगर मुझे वो इतना काबिल समझ रही हैं और ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मेरे खुद के बैदे जैसे चप्पल में हूँ, मेरे खुद के कोई शौक नहीं है। कपड़े प्योर वेजिटेरियन में आदमी, नॉन वेज में कुछ खाता नहीं, पार्टी में करता नहीं, क्लबिंग, दारू, सिगरेट में कुछ लेता नहीं, किसी तरह का सेवन नहीं करता, साधारण सा मैं जीवन जीता हूँ। मैं खुश भी एकदम से कोई मुझे साग ला के दे दे तो मैं उसमें खुश हो जाता हूँ। किसी से मेरी नाराज़गी चल रही है, वो मेरे लिए पेठा लिया है तो मैं उसमें खुश हो जाता हूँ। मेरे जीवन का थोड़े से सार अलग है। अमित, आपसे बात करते करते मुझे लगता है कि चूंकि आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, परिवार कैसा रहा है? हमारे परिवार में सबसे बड़ी मैं कहूँगा दुर्भाग्य की बात हमारे ख़ानदान में जो बड़े समय तक चलती आई, मेरे पिताजी जब 4 वर्ष के थे उनके पिताजी का देहांत हो गया। मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हमारे घर में वुमेन एम्पावरमेंट इतना रहा कि औरतों ने सब कुछ संभाला। मेरी दादी ने, मेरी मम्मी ने, हमारी चाची ने, इन्होंने सब कुछ संभाला। हालात बहुत, दिल्ली बुलंदशहर में जन्म हुआ मेरा, 5 वर्ष के थे तो हम दिल्ली आ गए। एक उस उम्मीद में, जब एक उम्मीद में घर छोड़ते हैं ना सबकी, शहर लेकर जाएंगे और पढ़ाएंगे बच्चों को, शायद गांव में पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो मैं उसी माहौल में हम आए थे। उसके बाद पिताजी का देहांत, चाचा जी ने अकेले घर संभाला बिल्कुल। और 3 भाई बहन हम हैं, 3 भाई बहन, चाचा जी के 3 बच्चे हैं तो 6 थे। पूरा बड़ा परिवार था, मम्मी, चाची, दादी। तो बहुत गरीबी से, मतलब मुझे याद है कि मैं 20 साल तक हम 40 गज के मकान में रहते थे। 30-40 गज का वो मकान था, एक ही फ्लोर पे, एक ही था, उसमें 2-3 कमरे थे, उसी में हम रहते थे। तो समय मैंने बहुत गरीबी में बताया, लेकिन मुझे लगता है कि वो समय मुझे याद है तो वो मेरे दिमाग पर हावी नहीं करता किसी भी चीज़ को ना। जब मुझे कोई चीज़ एकदम अहंकार में आती है ना कि अरे क्या बात है, ये चीज़ होने जा रही है अब हमारे साथ, अब हम इतने बड़े हो गए, तो वो जो मेरा समय है ना वो मुझे वापस वहीं पर ले आता है। कि क्योंकि ऐसा लगता है कि यार वो समय से यहाँ निकल कर आए हैं ना, यहाँ तक पहुँचा है, इसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। एक कहावत है कि बहुत ज़रूरी है बड़े होकर बड़ा रहना। आपको ये बात तो ध्यान में है कि 20 साल तक 40 गज के कमरे में हम लोग रहते रहे, पूरा का पूरा परिवार। अमित भड़ाना आप जाते हैं तो वो जो 40 गज का मकान है, वो 40,000 स्क्वायर फीट या 40,000 स्क्वायर मीटर के पूरे इलाके में लोग भरे रहते हैं। ये फ़र्क नज़र आता है, अच्छा तो लगता होगा? जी, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। कभी कभी आपको यकीन भी नहीं होता है कि आपके साथ ही क्यों हो रहा है, आप ही क्यों चुने गए हो इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर मैं महसूस करता हूँ कि शायद मेरे काम में वो एक शक्ति है कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों का बहुत प्रेम और स्नेह मिलता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण मेरा कंटेंट है। कंटेंट जो आपका है वो किसी भी आदमी को पकड़ लेता है, क्योंकि करियर, मम्मी, पापा, भाई बहन, दोस्त, तनाव, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के बीच से आप जाते हैं। इस कंटेंट को सोचता कौन है? नींव और सोचना तो ये तो मैं ही करता हूँ, लिखता भी मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने जिया है, मैंने देखा है, तो मैं ही उसको बना सकता हूँ। मैंने एसएससी की तैयारी करी है जिसमें मैं बुरे तरीके से फेल हुआ हूँ। मैंने वो लाइफ जी है, मुझे पता है कैसे होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे भी आज के समय में बहुत ज़्यादा ईमानदार अध्यापक हैं जो बहुत साफ तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से सोसाइटी या टीचर्स का इंस्टीट्यूट गैम्बलिंग वो इस तरीके से फैली हुई है कि वो उतने अच्छे तरीके से ईमानदार होकर भी उनके साथ इतनी बेईमानियाँ हो जाती हैं कि वो उनका जो ईमानदारी है वो ही ऐसे लगने लगता है कि ईमानदार होना ही ख़राब है। तो जब तक आप जियोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं। अब आप मुझसे कहने लगे कि यार अमित आपको एक एक्ट करना है, व्हाट डू यू मीन ब्रदर, व्हाट्स अप मैन, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कहूँगा नहीं यार, मैं इसका मजाक उड़ा सकता हूँ, हाँ,
इस चीज़ का मैं मजाक अच्छा उड़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है व्यंग तो हो तो सकता आपका है। मजाक उड़ाता हुआ मैं वीडियो देखा है, उपला बेच रहे थे आप, एक अफ्रीकन कोई जोड़ा था, उसको आपने कहा कि ये उपला है, दिस इज मेडिसिन एंड मेडिसिन ईट, पेट साफ। तो ये सब भी आपका चलता है, ये सब आइडिया कहाँ से आता है? मेरा दोस्त था, उसके लंदन से कुछ दोस्त, लंदन में पढ़ा था वो, तो कुछ अंग्रेज दोस्त थे उसके, तो वो लाया था दिल्ली में। दिल्ली के बाद वो कुछ समय फिर ग्रेटर नोएडा में उसका गांव था, वो वहाँ पर समय बिताने गया। तो उससे किसी ने पूछा, जैसे उपला था ना, तो उपला रखा था, तो उससे पूछा उसके दोस्त ने कि व्हाट इज़ दिस। अब उसको ना थोड़ा सा वो लगा कि यार कैसे बताऊं कि किस चीज़ से बना है ये है ना, गोबर से बना है, भैंस के ऐसे बोलेंगे कि भैंस के गोबर से बना है, तो उसको हाइजीन वो होता है ना, अनहाइजीन वाइजीन फील हुआ उसने, तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि ये मेडिसिन है। बेसिकली क्या है कि किसी का गांव में पेट वेट खराब हो जाता है तो इसको हम मेडिसिन बनाते हैं। तो उसने पूछा ये बनती कैसे है, तो उसने वो झूठ बोला, कह रहा ऐसे ही भैंस का दूध वो करते हैं, कुछ उबालते हैं, ये करते हैं, झूठ बोला था उसने। तो मुझे ये किस्सा उसका बहुत अच्छे से याद है, उसने मुझे बताया था, बड़ा शर्मा के बता रहा था, कह रहा यार अंग्रेज पीछे आपने पड़ उसको गए। उतारा अपने वीडियो में? वो ऐसे परेशान था, कह रहा यार अंग्रेज पीछे पड़ गए, कहने लगे, कह रहे उपला क्या होता है। अब यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उनको, क्या बताऊं। वो तो बड़ा वैसे था, कह रहा भाई हम सुबह उठे तो सुबह फ्रेश हो रहे हैं सब खेत में, जैसे एक दो आदमी बच्चे फ्रेश हो रहे हैं, कह रहे तो वो करिए खेत में कैसे फ्रेश हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं क्या नहीं। कह रहा मैं उनको रोज डेली झूठी कहानियां सुनाऊं। नहीं इस लड़के को प्रॉब्लम है, ये फ्रेश ही ओपन में हो सकता है, अगर इसको आप बाथरूम में फ्रेश कराओगे तो ये फ्रेश नहीं हो पाएगा। कह रहा मैंने इतने झूठ बोले मैंने कह रहा यार चलो छोड़ो ना, एक्सेप्ट कर लिया करो, बता दिया करो इनको जो बात है तो है ही। अब हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी जिस तरह से है उसमें कुछ गुण है कुछ अवगुण है, लेकिन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने आप पर गर्व महसूस करो। अमित, आपकी जितनी फिल्में हैं छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत शानदार हैं, कैमरा वर्क अच्छा होता है, एडिटिंग ठीक है, स्क्रिप्ट ठीक है, डायलॉग्स ठीक हैं। जो आदमी असफल होता है उसके 1000 दुश्मन होते हैं, सफल हो जाए तो उसके 1000 रिश्तेदार निकल आते हैं। ये सब कौन करता है? ये मैं ही करता हूँ सर। क्या बात करते हैं आप? जी, स्टोरी आपकी, स्क्रिप्ट आपकी, डायलॉग्स सब मैं करता हूँ, स्क्रीन प्ले मैं करता हूँ। अमित भड़ाना ने फिल्में कम देखी हैं लेकिन इनकी फिल्में ऐसी हैं कि आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं कहूँगा आप इनको देखिए ज़रा, इन पर नज़र डालिए और इनकी फिल्में दिखा कीजिए, बेहतरीन फिल्में आपको दे सकते हैं अमित। आप मुझे ये बताइए कितने यार हैं अच्छे वाले? मैं पहले तो अपना खुद का यार बहुत अच्छा हूँ। मेरी लाइफ में मेरे 15-20 यार होंगे बहुत अच्छे वाले, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे लॉ के दोस्त मेरे साथ आज भी हैं। और हम बिल्कुल, मतलब मेरा यारों के यार वाला हिसाब किताब रहा है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? अपनी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने बड़े ना दुख जीवन में, पिताजी का जाना, अपने भाइयों का जाना, मुझे लगता है कि इनके जीवन में अब जितनी मैं खुशियाँ, जितना मैं कर सकूँ इनके लिए वो बहुत कम है, क्योंकि हो नहीं सकता। सबसे बड़ा दुखदाई ये होता है कि जब बच्चा अपनी आंखों के आगे अपने माताजी और पिताजी को बूढ़े होते हुए देखता है। आपको इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए अमित भड़ाना नहीं है, एक ऐसा नौजवान है जो अपने भाई बहनों से प्यार करता है, चाचा चाची के बच्चों से प्यार करता है, चाचा चाची से प्यार करता है, दादी से प्यार करता है, सबके लिए एक बेहतरीन दुनिया खड़ा करना चाहता है और वो उनकी तकलीफ़ को भी समझता है। और इस लिहाज से मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। मुझे आप ये बताइए, सवाल मेरा चल रहा था, बहुत जगह घूमते रहते हैं आप, अपनी फिल्में बनाते रहते हैं आप, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जाना चाहते हैं, लगता है कि नहीं यार छुट्टी मिल जाए तो यहीं जाएंगे, यहीं कुछ? हिंदुस्तान की तो कोई भी जगह है, सच बता रहा हूँ मैं सर आपको, बहुत खूबसूरत जगह है हिंदुस्तान में, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जगह। तभी मैं आज के समय में जब ये मुद्दे देखता हूँ ना, मालदीव्स का मुद्दा उठा या कोई भी मुद्दा उठा, तो जब लक्षद्वीप की बात हुई या उसकी बात हुई, तो मैं तो पहले से कहता हूँ इस बात को कि हमारे गांव कितने सुंदर हैं। मैं जब ज्योतिर्लिंग करने गया तो मैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग करने गया, उसके बीच में सर मैं बता रहा हूँ स्वर्ग है। जब आप भीमा शंकर जो उन रोड पे जाए, जो गांव है महाराष्ट्र के, मैं ऐसे था, मैं सबसे सुंदर गांव यूपी के बड़े सुंदर गांव देखता था और उत्तराखंड के बहुत देखता था, उसने मेरा एंगल ही चेंज कर दिया। मैंने कहा यार महाराष्ट्र में कितने सुंदर सुंदर गांव है, मेरे दिमाग से आज के समय में भी नहीं निकलता। मैं तो हिंदुस्तान में घूमना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा घूमना चाहता हूँ। और मेरा घूमने का सर पर्पज़ यही नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश नोएडा बैठा हूँ तो मुझे केरला जाके घूमना है, नहीं। मुझे तो अगर आप कुछ ऐसे ही कह देंगे ना, कुरुक्षेत्र का एक गाँव है वहाँ चल रहे हैं,
मुझे वहाँ भी जाना बहुत पसंद है। और मुझे कल्चर से बहुत लगाव है सर। जो हमारा ये कल्चर है ना, जो सुबह सुबह माता जी का उठना, चूल्हे पे वही रोटी बनाना, और वहीं चूल्हे के पास ही उसमें घी में डाल के बैठ कर चूल्हे के पास ही वहीं आपको गरम गरम रोटी खा लेना। गरम गरम आँच भी आ रही है और गरम गरम वहीं पर आप खाना खा रहे हो। और वो तो सर जो कहते हैं ना अनहाइजीन पाइजीन पक्का में खत्म देसी भैया। आदमी हो आप, हाँ। मैंने कहा अच्छा है, ये बेस्ट अच्छा है, अच्छा है। आप मुझे बताओ कि कौन सा पॉलिटिशियन आपको पसंद है? अब जो देश हित के लिए सोचते हैं सर, कौन मेरे सोचता लिए है? जो भी सोचे सर। कौन सोचता है? आप मुझे बताएं कौन आपके हिसाब से कौन सोचते हैं। नहीं मैं नहीं, आपकी अपनी राय में जानना चाहता हूँ। सर मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे जो भी क्योंकि मैं सर कभी किसी एक के साथ बंधा रहना नहीं चाहता, क्योंकि ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें आप कमिटमेंट कर दें। लेकिन आज कोई व्यक्ति मेरे देश के बारे में सोच रहे हैं और 2 साल बाद वो मेरे देश के खिलाफ सोचने लगे, तो मैं उनमें ऐसे बंधना नहीं चाहता। मेरी सोच हमेशा उनके साथ है जो देश हित के लिए बात करते हैं, जो राष्ट्र हित के लिए बात करते हैं, जो सच में मेरी आर्मी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मेरे दादाजी आर्मी में थे, एक ये भी कारण है इसका, और एक आर्मी का जो अपने आप में एक संघर्ष है, जो उसके बारे में सोचते हैं, जो युवाओं के बारे में सोचते हैं, जो सच में चाहते हैं कि कोई माँ का बच्चा गरीबी की वजह से सुसाइड ना करे। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है और नेक राय है आपकी। जब कोई आदमी हिंदुस्तान में, ख़ास करके नौजवान, लोकप्रिय हो जाता है, लोग जानने लगते हैं, कुछ जनाधार बढ़ जाता है, तो उसके सपने में राजनेता बनना आ जाता है। जी, आपको ख्याल आता है कि नेता बन जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना भी भारत का युवा है उसको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मुझे नेता बनना है या वैसे बनना है। मैं हमेशा बेटा बनना चाहता हूँ। नेता तो मैं अगर बाबा की कृपा रहेगी, बनाए ना बनाए, मैं बेटा बनना चाहता हूँ। और बेटा कौन है? बेटा वो है जो सबको एंटरटेन करा रहा है, जो सबको हंसा रहा है और मददगारों के लिए साथ खड़ा है और सबको प्यार दे रहा है, बराबर सम्मान दे रहा है। सबसे बड़ा सम्मान है सर। आज के समय में मेरा इतना नाम है, लेकिन मैं आपके साथ गलत व्यवहार कर जाऊं और आप कल को मेरे चाचा जी से कह दें कि साहब देखो नाम बहुत अच्छा है लड़के का, बढ़िया बात है भाई, नंबर है लड़के के पास सब है, लेकिन लड़के में शिष्टाचार नहीं है यार। शिष्टाचार सिखाओ उसको, व्यवहार करना सिखाओ। उनकी हार है, बहुत बड़ी हार है उनकी। आप में एक बात तो मैंने पाई है कि आप इंसान बहुत अच्छे हो, आप अपनी ज़िंदगी से सबक लेकर के आगे बढ़ते हो, आप अपनों को साथ जोड़ करके आगे चलते हो। और हिंदुस्तान में अगर आपकी तरह का नौजवान होने लगेगा तो हिंदुस्तान के समाज, परिवार और देश सबकी सूरत बदल सकती है। अमित, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है। हर आदमी का एक सपना होता है। हो सकता है कि 2017 में जब आप वीडियो बना रहे हो, सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, तो आपका एक सपना हो कि हम ऐसा ऐसा कर जाएं। आप एक पड़ाव पे हैं जहां बहुत पॉपुलर हैं, लोगों की भीड़ लग जाती है। यहाँ अमित बढ़ाना का सपना क्या है? कुछ है? मैंने जीवन में सपनों को टूटते हुए जब देखा है तो मैंने अपने आप को कामयाब होते हुए देखा है। प्रेम किया है? मतलब प्रेम तो मुझे सर सच बताऊं तो अपनी दादी से ज़्यादा शायद ही किसी से हो या भोलेनाथ जी से हो, क्योंकि प्रेम सर क्या है? जिसके बारे में आप सोचें और आपको रोना है। तो समझता हूँ। हाँ जी माँ से प्रेम, दादी से प्रेम, पापा से प्रेम, भाई बहनों से प्रेम होता है। जी अमित बढ़ाना को इश्क हुआ? सर हुआ है मुझे भी, मैं भी उस तरह का। आपकी हंसी बताती है जवाब देती है मुझे। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे पर्सनली बताइएगा, जैसे आपका भी हम सपने की बात कर रहे थे। हाँ सपने की बात कर रहे थे कि सपने जब टूटते हैं, जैसे मुझे क्रिकेटर बनना था। अब मैं सोचता हूँ तो मैं अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता, लेकिन वो मेरा सपना टूटा जब चाचा जी ने मुझे बल्ला तोड़ा, मुझे मारा पीटा, तो मेरा वो सपना टूटा। तो मैं देखो आज क्या कहीं और हूँ, मेरी डेस्टिनी कुछ और है। और एक समय पर वो मुझे जज भी बनाना चाहते थे कि जुडिशरी की, क्योंकि मैंने वकालत की थी, तो वो चाहते थे जुडिशरी भी। तो सपना टूटा। सपना टूटने से आदमी और मजबूत, क्योंकि डेस्टिनी कुछ और लिखी होती है। लेकिन अगर मैं एक सपने की बात करूँ तो मैं ईमानदारी से, मेरे कुछ सपनों में ये है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं, वो ठीक हो जाए। मर्दों को उतना इंसाफ नहीं मिल पाता है एज़ कम्पेयर। केसेस उन पर बहुत ज़बरदस्ती के आज भी पड़े हुए हैं जो उन पर लगे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ छोटे छोटे सपने हैं कि एक मेरा जो भारत देश है ना, वो एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया, जो कि बहुत खुशहाली की तरफ है, बहुत अच्छी तरफ जा रहा है, बहुत अच्छे मार्ग पर जा रहा है। लेकिन और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा चीज़ें हो जाए, तो एक ये मेरा सपना है। हिंदुस्तान का एक नौजवान हिंदुस्तान की खातिर, हिंदुस्तान के लोगों की खातिर जो बेहतर सोच सकता है,
जो बेहतर सपने लेकर के चल सकता है, अमित के पास वो सारी सोच, वो सारे सपने हैं। एक अच्छी बात अमित की ये है कि सपने टूटते हैं, और टूटते हैं तो आपको उस समय के लिए परेशान करते हैं, लेकिन सपनों का पीछा करना मत सोचिए, छोड़िए, क्योंकि कोई ना कोई सपना आपको एक बड़ा पड़ाव देता है, एक बड़ा मकाम देता है, कामयाबी का दरवाज़ा खोलता है। बहुत खूबसूरत सी बात कही मियां आपने। आप आए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक मुझे यू, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा थैंक्स सर। अ लॉट।